नमस्ते दोस्तों। ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मैं यहाँ बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में, दूसरा मैं बात करूँगा मैनेजमेंट और लास्टली हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिज़नेस में मैं सबसे पहले बात करता हूँ कंपनी की हिस्ट्री, फिर मैं बात करूँगा बिजनेस मॉडल। तो अगर कंपनी की हिस्ट्री का बात करें तो कंपनी स्टार्ट हुआ था इन 1974 बाय मिस्टर सुमति चंद्रा मेहता के द्वारा। एज ए प्लास्टिक आर्टिकल बनाने का यह बिजनेस था। इसका 2 प्लांट था, बॉम्बे में और एक गुजरात में। 1980s तक आते आते ये क्या किया कि ये ट्रांजिशन किया फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस टू प्राइवेट में, और फाइनली लिस्ट हो गया 1980s में एज अ पब्लिक कंपनी। अगर देखा जाए 2000 से 2010 तक तो इसका सेल्स एकदम स्टेगनेट था, एक भी नहीं बढ़ रहा था। कहने का मतलब कि मैनेजमेंट इसको चला नहीं रहा था। 2010 में सुधीर जातिया स्टार्ट किए इस बिज़नेस को एक्वायर करना, और 2011 तक उनके पास 77% ऑफ द स्टेक आ गया था। विद द हेल्प ऑफ तानो इन्वेस्टमेंट वो इस कंपनी को लगभग कैप्चर कर ही लिए थे, और 2012 में उनको सीईओ घोषित कर दिया गया। अगर सुधीर जातिया का बात करें तो ये इससे पहले वीआईपी में सीईओ थे, और उससे पहले वो एरिस्टोक्रेट में काम करते थे, जिसे कि वीआईपी ने एक्वायर कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो वीआईपी के सीईओ थे मिस्टर सुधीर जातिया, वो आ गए थे अब सफारी इंडस्ट्रीज़ में। उन्होंने खुद चुना था इसे। ये था 2012 में जब उन्हें सीईओ बना दिया गया। 2015 में इन्होंने जीनस लेदर क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया, और ये इंटर कर गए बैकपैक बिजनेस में विद द हेल्प ऑफ मालाबार इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने इन्हें हेल्प किया था। और धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं। अगर पिछले कुछ सालों का बात करें तो कंपनी कंटिन्यूस 30% से अपना सेल्स को ग्रो करता आया है, और हम आ गए अब 2020 में। तो ये था कंपनी का ओवरऑल हिस्ट्री। अब बात करते हैं हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल का बात करें तो इसका जो की प्रोडक्ट है जिससे कि ये कमाई करता है वो है मोल्डेड ब्रीफकेस, वैनिटी केस, अपराइट, फाइल केसेस, डफल बैकपैक और लैपटॉप बैग। ये सभी है, ये मेजर प्रोडक्ट है जिनसे ये अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर मेजर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये मेजरली 3 प्रोडक्ट बेच के अपना रेवेन्यू ग्रो करता है। सबसे पहला है हार्ड लगेज, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ द रेवेन्यू। अगर हार्ड लगेज का बात करें तो ये 2 तरीके का होता है, एक पॉलीप्रोपीन और एक होता है पॉलीकार्बोनेट। अगर पॉलीप्रोपीन का बात करें तो ये बहुत भारी होता था, जो कि मार्केट में आप दे दे रहे ऑब्सलीट हो गया है। ये ज़्यादा बिकता नहीं है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट भी इसको हटा दिया है। दूसरा तरीके का है पॉलीकार्बोनेट। ये उससे थोड़ा हल्का रहता है। अगर आप मार्केट में जाइएगा तो आपको वेट में ये पता चल जाएगा कि कौन सा पॉलीप्रोपीन है, पॉलीकार्बोनेट है। अगर आप वेट कीजिएगा, अगर आपको पता होगा इसके बारे में, तो आप चेंज पकड़ सकते हैं। जहाँ तक बात है इन दोनों का प्रोडक्शन का, तो ये दोनों इन हाउस बनता है। कहने का मतलब कि इनका जो हलोल में गुजरात में जो फैक्ट्री है, यहीं ये दोनों को बनाते हैं और बेचते हैं। खैर पॉलीप्रोपीन तो अब बनाते नहीं है, बिकॉज मार्केट में इसका डिमांड कम हो गया, जिसकी वजह से इसे छोड़ दिए हैं। दूसरा है इसका सॉफ्ट लगेज। सॉफ्ट लगेज कॉन्स्टिट्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ द रेवेन्यू, जिसके वजह से ये इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और हार्ड लगेज की एक चीज़ और बता दूं कि हार्ड लगेज जो कि मोस्टली प्रीफर किया जाता है, ताकि वो क्योंकि वो उसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया रहता है, उसका वाटर रेजिस्टेंट रहता है, और वो ड्यूरेबल थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट लगेज, और उस पर बैठ भी सकते हैं। तो ये थोड़ा कुछ मेरिट है हार्ड लगेज का, जिसकी वजह से ये इस सेगमेंट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और हार्ड लगेज में बहुत कम प्लेयर हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं इनसे। मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ही कॉम्पीट कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हार्ड लगेज में ज़्यादा है नहीं। अब बात करते हैं सॉफ्ट लगेज का, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 67% ऑफ द रेवेन्यू। तो अगर रॉ मटेरियल का बात करें तो इनका जो सारा रॉ मटेरियल है वो आता है चाइना से, और ये अब धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया और बांग्लादेश, ताकि ये अपने रॉ मटेरियल को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सके, ताकि उन्हें एक देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। और चाइना में डिपेंड रहने का प्रॉब्लम उनको ये भी हो रहा है कि करेंसी फ्लक्चुएशन वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, और लेबर कॉस्ट जो उनका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये अब थोड़ा डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। तो अगर बात करें रॉ मटेरियल का, तो ये सारा का सारा 80% के आसपास रॉ मटेरियल अभी भी चाइना से उठाते हैं, और उसको बस असेंबल करके अपना प्रोडक्ट का नाम दे के बेचते हैं सॉफ्ट लगेज को। अगर बात करें बैकपैक का, जो इनका तीसरा सेगमेंट है, वो उतना ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, क्योंकि ये अभी अभी नया स्टार्ट हुआ है। 2015 में जब ये जीनस लेदर क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किए थे, तब ये बैकपैक में इंटर किए थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका रॉ मटेरियल उसको कैसे आ रहा है। अब चेक करते हैं कि कंपनी कैसे बेच रहा है उस प्रोडक्ट को। अगर सफारी का केस में हम चेक करें तो कंपनी सीएसडी के थ्रू, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के थ्रू लगभग 50% का सेल्स जनरेट कर रहा है। कहने का मतलब कि अगर 100 रुपये का उसका टोटल प्रोडक्ट बिक रहा है तो 50 रुपये उसको सीएसडी के थ्रू आ रहा है।
CSD से 50% आने का फ़ायदा उनको ये हो रहा है कि उनको सामान रखने का, जो लगेज रखने का झंझट नहीं हो रहा है। भले मार्जिन थोड़ा कम उनको मिल रहा है, क्योंकि CSD में रखने से उनको अपना मार्जिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, लेकिन उनको रखने का टेंशन नहीं हो रहा है और लाने ले जाने का उनको दिक्कत नहीं हो रहा है। प्लस वो कैटर कर पा रहे हैं बहुत बड़े ऑडियंस को, मतलब मोस्टली मिडिल क्लास कम्युनिटी जो कि आर्मी पर्सोनल है, डिफेंस पर्सोनल है, उसको कैटर कर पा रहे हैं ईजीली, जिसके वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में 50% है। बस इनको यहाँ एक ही दिक्कत होता है कि इनको अपना मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यहाँ। और अगर अदर का बात करें तो ये बहुत सारा हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट या नॉर्मल आउटलेट में भी इनका प्रोडक्ट मिलता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45%। और इनका खुद का एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट कुछ खास मुझे पता नहीं चला। अगर आपको पता चलता है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि वो कहाँ है। और अगर बात करें ई कॉमर्स का, तो ई कॉमर्स में इनका प्रेजेंस उतना कुछ खास है नहीं। अभी अभी आप देखेंगे कि इनका एक एडवर्टाइज भी लॉन्च हुआ है जो बैकपैक का है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया पसंद आया। लेकिन अगर बात करें ई कॉमर्स में, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट में इनका प्रोडक्ट था, तो उतना कुछ खास वहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। और अगर इनका वेबसाइट भी देखें तो वो काफ़ी स्लो भी है, जो छोटा मोटा बात है खैर, लेकिन इतने बड़े कंपनी का वेबसाइट स्लो होना थोड़ा दिक्कत का बात मुझे लगता है। ये हुआ ओवरऑल कंपनी प्रोडक्ट कहाँ से ला रहा है और बेच कैसे रहा है, ये हुआ इनका बिजनेस मॉडल। अगर कंपटीशन का बात करें तो कंपनी को कंपटीशन कंटिन्यूस मिल रहा है फ्रॉम सैमसोनाइट, VIP और ई कॉमर्स में जैसे अमेजन और MI से मिलता है। और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैग्स है जिसको कि कंसीडर किया जा रहा है कि इन फ्यूचर जनरेशन का बैग होगा जो इनको कंपटीशन दे रहा है, और बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो इनको कंपटीशन भी दे रहे हैं। पहले समझते हैं इस इंडस्ट्री को। अगर लगेज इंडस्ट्री का बात करें तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है मात्र 28 to 30% के आसपास। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वेरी करता है, किसी को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है इसका, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का प्रोडक्ट कितना बिक रहा है किसी को नहीं पता है। तो उस 28% या 30% में देखा जाए तो 50% अकेले कैप्चर करता है VIP, और सैमसोनाइट कैप्चर करता है लगभग 30 to 35%, और बाकी जो 10 to 15% के आसपास माना जाता है कि सफारी कैप्चर किए हुए, और बाकी जो 5% उसको अदर माना जाता है। तो अगर आप सफारी के केस में देखें तो ये पहले 10% के आसपास था, जो बढ़ के 15-16% के आसपास हो गया है मार्केट में, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कैप्चर कर रहा है VIP का भी और सैमसोनाइट का भी। किसका कितना कैप्चर किया ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन VIP भी ये मानता है कि उसका जो मार्केट कैप्चर किया जा रहा है वो सफारी के द्वारा बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। और वो खुद VIP सैमसोनाइट का तो मार्केट कैप्चर कर रहा है, लेकिन वो अपना मार्केट धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है। बस VIP ये नहीं बताता है कि वो किस सेगमेंट में मार्केट लूज़ कर रहा है या कैसे लूज़ कर रहा है। ये आप VIP के कॉन्फ्रेंस कॉल में ट्रांसक्रिप्ट में आप पढ़ सकते हैं। अगर बात करें सैमसोनाइट का, तो सैमसोनाइट जैसा मैंने बोला कि ये अपर क्लास को कैटर करता है, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट रखता है। और सफारी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत लो क्लास का है, मतलब लो वैल्यू का है, क्लास नहीं लो वैल्यू का है। कहने का मतलब कि वो थोड़े से लो मिडिल क्लास को सर्व करता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन सैमसोनाइट और सफारी में तो दिखाई नहीं देता। जहाँ तक बात है सफारी का प्रीमियम कैटेगरी में लगेज उतारने का, तो वो इन नियर फ्यूचर मैनेजमेंट ने बोला है कि वो इन नियर फ्यूचर सफारी का कोई प्रीमियम प्रोडक्ट लाने नहीं वाले। तो डायरेक्ट कंपटीशन मुझे दिख नहीं रहा इन दोनों में। और बात करते हैं अगर कुछ अदर प्रोडक्ट जो कि मार्केट में जैसे कि अमेजन का या MI का जो प्रोडक्ट है। अगर बात करते हैं ऑफलाइन मार्केट का, तो ज़्यादातर जो सेल्स होता है वो ऑफलाइन के थ्रू होता है। ऑनलाइन के थ्रू बहुत ही कम परसेंटेज है जो ऑनलाइन के थ्रू लगेज बिकता है, क्योंकि हम इंडियन ये मानते हैं कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको थोड़ा छू के देखते हैं, थोड़ा फील आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन सेगमेंट है उससे परचेज़ होना बहुत कम हो गया एज़ कम्पेयर टू जो आउटसाइड आउटलेट है। तो जहाँ तक बात आउटसाइड आउटलेट का, तो हम देख सकते हैं कि सफारी का बहुत ज़्यादा आउटसाइड आउटलेट है एज़ कम्पेयर टू दीज MI या अमेजन का जो भी आउटलेट है उससे। लेकिन VIP और सैमसोनाइट से उसका कम है, ये माना जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेजन और MI का जो भी लगेज है, भले वो चाइना से इंपोर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उनको रखने का झंझट नहीं होगा सामान, क्योंकि उनका जो लगेज होगा वो किसी एक लोकेशन में इंडिया में कहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो मास को कैटर करने के लिए उनको ऑफलाइन पे आना पड़ेगा, जो कि नियर फ्यूचर कॉम्पीट करता सफारी से नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बात है इलेक्ट्रॉनिक्स बैग का, जो हमेशा ट्रेंड में रहता है कि अभी एक नया लगेज आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे कि हमको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं, बस छोड़ देंगे तो हमारे पीछे पीछे चलेगा। तो ऐसा देख के लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर आएगा, क्योंकि जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है उनका कहना है कि जो बैटरी है वो रिमूवेबल होना चाहिए, तभी वो उनका अलाउ करेंगे। और ये बैटरी रिमूव करना फिर लगाना ये थोड़ा सा झंझट होगा। तो नियर फ्यूचर तो ऐसा लगता नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक बैग मार्केट में आएगा, बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल एक्सीडेंट जो हमेशा होता है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री चाहेगा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैग आए। अब बात करते हैं प्राइस।
अगर वीआईपी का प्राइस का बात करें तो ये वैल्यू प्रोडक्ट भी है, मतलब सस्ते में भी मिलता है और महंगे में भी मिलता है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए सफारी से तो इनका जो प्रोडक्ट है सफारी के कंपैरिजन में 10 से 15% हाई प्राइस पे मिलता है। वहीं अगर सैमसोनाइट का बात करें तो वो लगभग 25-30% ज़्यादा प्राइस पे मिलता है। भले उनका क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन मैं बस प्राइस कंपैरिजन बता रहा हूँ। तो इंडिया में ऐसा खासकर माना जाता है कि जो लो प्राइस पे अच्छा क्वालिटी दे वही प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। तो वीआईपी और सैमसोनाइट को तो ये आराम से प्राइस पे कॉम्पीट करता नज़र आ रहा है। और जहाँ तक बात है जो नया नया प्रोडक्ट अमेजन और एमआई आया है तो वो अभी नया नया आया और उनका प्राइस लगभग इसी के बराबर है, थोड़ा कम दे रहे हैं क्योंकि उनको रखने का चार्जेस कम है। लेकिन वो अभी ऑनलाइन मोड पे, ऑफलाइन पे नहीं है, तो ये डायरेक्ट कंपटीशन सफारी को देने नहीं वाला। और जहाँ तक बात है इलेक्ट्रॉनिक्स बैग का, तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स बैग मार्केट में आएगा तो मैनेजमेंट इतना कॉम्पिटिबल है कि वो जैसे जैसे मार्केट में चेंज होगा उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट चेंज कर ले। ऐसा कंपेटेबिलिटी मुझे लगता है मैनेजमेंट में। अगर बात करें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का, कि अगर आप मार्केट में जाके अगर पता करें कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का जो भी लगेज है उसका प्राइस कितना है और ऑर्गेनाइज्ड का कितना है, तो आप चेक कीजिएगा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है उसका प्राइस अगर 1000 है तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का, जैसे एग्जांपल ले सफारी इस केस में, तो सफारी का लगभग 1800 से 1900 है। मतलब लगभग 50% ज़्यादा रहता है प्राइस अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में। तो यहाँ प्राइस में अगर बात करें कंपटीशन का तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर काफ़ी हाई मार्जिन से बीट करता नज़र आ रहा है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को। लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू और द क्वालिटी लगता नहीं है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को बीट कर पाएगा इन फ्यूचर। क्योंकि पहले जो मार्केट कैप्चर किया हुआ था अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के द्वारा वो लगभग 90% था, जो कि धीरे धीरे वीआईपी के द्वारा और सैमसोनाइट के द्वारा कम करते आया है। और अभी नया प्लेयर इंटर हुआ है सफारी, जो कि और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का मार्केट को कम करता जा रहा है। क्योंकि सफारी का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू प्रोडक्ट है, बहुत सस्ते पे आ रहा है, जिसके वजह से वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कर रहा है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ। डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है क्योंकि 1000-1800 में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वैल्यू दैट इट क्रिएट, जो सफारी क्रिएट किया हुआ है, जिसके वजह से वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को आराम से बीट करता नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं अबाउट द लगेज इंडस्ट्री। जो स्टोरी हमेशा रिवॉल्व करते रहता है कि ये यूटिलिटी से ब्रांड में कन्वर्ट हो गया है। पहले एक यूटिलिटी सेगमेंट समझा जाता था कि हाँ ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं तो हमको लगेज का ज़रूरत है तो हम खरीद लिए। लेकिन अब ये हो गया है कि अब हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम मानते हैं कि हमारा जो लगेज हो वो थोड़ा सा ब्रांडेड होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हम बहुत सो ऑफ ओरिएंटिव हो गए हैं हम लोग जो पीपल है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है थोड़ा सा वो बढ़ गया है। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम मानते हैं कि हम वहाँ शो ऑफ तो करेंगे ही, इसलिए हमारा बैग भी शो ऑफ के जैसा होना चाहिए। इसीलिए ये यूटिलिटी से थोड़ा ब्रांड कॉन्सेंट्रिक हो गया है, हम थोड़ा दिखाने चाहते हैं। दूसरा, एविएशन इंडस्ट्री। अगर लास्ट कुछ साल का डेटा देखें तो एविएशन का जो प्रॉफिट है, मतलब जो एरोप्लेन उड़ता है, जो कंपनी चलाता है उसको, तो उसका प्रॉफिट कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन उससे सटे सेगमेंट जो सब है, जैसे हुआ ये लगेज सेगमेंट, जो उससे लगभग एकदम सटा सटा चलता है, तो उसके वजह से इसको बहुत हाई ग्रोथ मिलता है। क्योंकि अगर हम देखें लास्ट कुछ साल का डेटा, तो जो नंबर ऑफ़ पीपल जो ट्रैवल करते हैं बाय प्लेन वो कंजिक्यूटिवली इंक्रीज़ हुए हैं 15% के आसपास लास्ट कुछ सालों में। जिससे हुआ ये है कि जब आदमी फ़्लाइट से ट्रैवल करता है तो वो चाहता है कि उनका लगेज क्वालिटी का रहे, वो नहीं चाहता है कि वो कुछ ऐसा लगेज ले ले जो देखने में भी ख़राब लगे। तो ये थोड़ा बूस्ट देता है। और जहाँ तक बात है वेडिंग का, जो तीसरा इसका मेन मार्केट बोलेंगे हम, वेडिंग। इंडिया में जब भी वेडिंग होता है तो लड़की तरफ से या लड़का तरफ से उस वर वधू को दिया जाता है एक ब्रीफकेस। पहले ब्रीफकेस दिया जाता था, लेकिन अब हो गया है वो लगेज। तो शादी में दिया जाता है तो ये ज़्यादा महंगा होता नहीं, 1000-2000 का होता है ब्रांडेड। तो ये बोल सकते हैं कि लगेज जो ख़रीदा जाता है वो ब्रांडेड ही दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है सेल्स में, लगेज इंडस्ट्री को। और टूरिज़्म, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारा नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, रोड नेटवर्क और सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से वो बहुत सारा टूरिस्ट लोकेशन सबको जोड़ रहा है ताकि टूरिज़्म बढ़े इंडिया में। और जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा तो बहुत सारे टूरिस्ट, इंडिया के ही टूरिस्ट आसपास घूमेंगे। आप देखे होंगे कि पहले आज से 10 साल पहले बहुत कम लोग आपके एरिया से घूमने जाते थे इधर उधर, लेकिन अभी आप देखेंगे लास्ट कुछ सालों में ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं कि टूरिज़्म करने का मतलब कि बाहर से ही लोग आएंगे। टूरिज़्म में बाहर से तो लोग आएंगे ही, साथ में जो इंडियन लोग हैं वो भी अपनी जगह से कहीं और घूमने के लिए जाएंगे, जिससे होगा ये कि वो कुछ लगेज खरीदेंगे, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा रेवेन्यू में इन ऑफ द लगेज इंडस्ट्री। ये ओवरऑल बता रहे हैं, ये सफारी का नहीं है। ये जो 4 पॉइंट बताया ये चारों था लगेज का लेके, पूरा लगेज इंडस्ट्री। और अगर बात करें, जैसा कि मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट 15 से 20 सालों में जो बाइक का क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो जैसे कि बाइक का क्रेज़ बढ़ा है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि बाइक में जगह रहता नहीं आगे रखने का, होता ये है कि बस पीछे ही आप अगर कुछ टांगना चाहे तो टांग सकते हैं या बांधना चाहे तो बांध सकते हैं। जिसके वजह से मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में जो बैकपैक है, मतलब पीठ में टांग के चलने वाला बैग,
उसका थोड़ा सा डिमांड बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द बाइक। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो जो भी यूथ होते हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टाइलिश बैग खरीदें, क्योंकि अब जब हम बाइक 50,000 60,000 या 1 लाख का खरीदे तो जो हम बैग खरीदेंगे वो कम से कम 1,000 2,000 का होना चाहिए। तो यहाँ पे इनको जो कंपनी है उनको बूस्ट मिलता है इन बैकपैक, लगेज नहीं, बैकपैक में यहाँ सेल्स थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस रहता है बिकॉज ऑफ द बाइक सेल्स, जो कि आने पिछले कुछ 15 से 20 सालों में हुआ उसके वजह से। और अगर बात करें बैकपैक का, तो कॉलेज स्टूडेंट जो कि अभी यूथ है तो वो चाहेंगे हमेशा कि उनके पास बाइक रहे, उनके पास जो बैग रहे वो ब्रांडेड रहे। ये नॉर्मल सा बात है कि हम लोग जब यंग रहते हैं, तो जैसे हम भी हैं कि जैसे यंग है तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं थोड़ा सा ब्रांड कॉन्सेंट्रिक हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा शो ऑफ करना अच्छा लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल। अब रोलेक्स का घड़ी तो नहीं खरीद कहने का मतलब है कि बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट जो बैकपैक ब्रांडेड खरीदेंगे उसकी वजह से उनको सेल्स जनरेट होगा। सफारी को तो होगा ही, पूरा का पूरा जो लगेज इंडस्ट्री है जो कि बैकपैक बनाता है उनको होगा, इसमें वीआईपी भी शामिल है। और अगर कंपटीशन का बात करें इस बैकपैक में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपनी है जो कि ये बैग बनाता है। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी आप जानते हैं कि बहुत सारा दुकान है जो बैग बनाता है। आप मेला वाला जाते होंगे, वहाँ भी आप बहुत सारा बैग देखते होंगे। आप पोमा का भी बैग देखते होंगे, नाइकी का भी बैग है, बहुत कंपनी का बैग है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो कंपटीशन बैकपैक में बहुत हाई है। और रिसेंटली आपने एक एडवर्टाइज देखा होगा सफारी का जो बैग का बना है। ये था ओवरऑल लगेज इंडस्ट्री के बारे में और थोड़ा बहुत बैकपैक के बारे में। बैकपैक का अगर प्राइस का बात करें तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है और अनऑर्गेनाइज्ड का थोड़ा लो, थोड़ा नहीं बहुत लो होता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अगर ऑर्गेनाइज्ड का आप खरीदने जाइएगा तो आपको प्रोडक्ट महंगा मिलेगा लेकिन क्वालिटी मिलता है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है मार्केट में, रेवेन्यू भी ये जनरेट करने का कैपेसिटी रखता है। अब थोड़ा बात करते हैं रिप्लेसमेंट साइकिल। अगर रिप्लेसमेंट साइकिल का बात करें तो जितना जल्दी रिप्लेसमेंट होगा, कंपनी का प्रोडक्ट जितना जल्दी रिप्लेस होगा उतना बढ़िया होगा कंपनी के लिए। जैसे कि अगर हम बिस्कुट खरीदते और वो तुरंत रिप्लेस हो जाता, मतलब तुरंत आदमी खाया फिर खरीदा, तो तुरंत तुरंत रिप्लेस हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन इस केस में रिप्लेसमेंट साइकिल जो है वो लगभग जो लगेज हम खरीदते हैं वो कम से कम 3 से 5 साल चलता ही चलता है। 1 साल तो रेयर है, वो बोलेंगे कि चलेगा 1 साल, बहुत रफ एंड टफ यूज कीजिएगा तभी जाकर वो 1 साल में ख़त्म होगा। ऐसे 3 से 5 साल चलता है, किसी किसी का तो उससे भी ज़्यादा चलता है, क्योंकि क्वालिटी उस तरीके का रहता है। तो रिप्लेसमेंट साइकिल जो कि बहुत हाई मुझे लगता है इस लगेज इंडस्ट्री में, तो रिपीट परचेज़ होने का चांस थोड़ा कम है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ परचेज़ इन फैमिली, क्योंकि हम लोग का जो फैमिली वो स्प्लिट होता जा रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, जिसकी वजह से हर फैमिली को इसका ज़रूरत पड़ता है सामान रखने में, ट्रैवल करने में। और अगर बात करें बैकपैक का, तो बैकपैक का अगर बात करें तो इसका रिप्लेसमेंट साइकिल बहुत हाई होता है। 1 2 साल में कम से कम एक बैग तो खरीद ही लेते हैं हम, यूथ हो या चाहे बाइक चलाते हो तो उतना खरीद लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट साइकिल लगेज के मामले बैकपैक का थोड़ा ज़्यादा है। अगर बात करें फीमेल बैग का बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट साइकिल उसका होता है, क्योंकि कोई भी फीमेल चाहती है कि उसके पास 3 4 बैग 5 बैग रहे। ये नॉर्मल सा बात है कि हर फीमेल को लगता है कि उसके पास 3 4 5 बैग रहे, जिसकी वजह से होता ये है कि वो ज़्यादा परचेज़ करती है जो लगेज होता है, फीमेल लगेज होता है उसको। तो यहाँ पे एक स्कोप दिखता है जो कि सफारी के पास है कि वो फीमेल मार्केट में इंटर करके कैप्चर करे। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि अभी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही प्रीमियम प्रोडक्ट निकालने में, ना ही फीमेल मार्केट को कैटर करने में, जो कि लगभग 2012 में वीआईपी स्टार्ट किया है फीमेल मार्केट को कैटर करना। तो इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि सफारी भी ये कर सकता है। यहाँ तक आपको पता चल गया कि रिप्लेसमेंट साइकिल कैसा है कंपनी का। अगर कंपनी फीमेल मार्केट को कैटर करना शुरू करता है तो रिप्लेसमेंट साइकिल बहुत हाई हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेशन और मार्जिन जो कि बहुत हाई होता है इस पार्ट पे, तो बहुत हाई हैवीली इंक्रीज़ कर सकता है। अब लास्ट पॉइंट बात करते हैं मोड का। अगर मोड का बात करें तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू कंपनी का एक भी नहीं है। कहने का मतलब कि अगर आपके पास ऑप्शन रहे सफारी या अमेरिकन टूरिस्टर या वीआईपी का, तो मोस्टली प्रेफर किया जाएगा अमेरिकन टूरिस्टर या वीआईपी का प्रोडक्ट हो। तो ब्रांड रिकॉल का वैल्यू बहुत कम है। और अगर बात करें लो कॉस्ट प्रोड्यूसर या सप्लायर का, तो जहाँ तक बात है सफारी का, तो ये लो कॉस्ट प्रोड्यूसर तो है ही नहीं, बिकॉज हाँ नेगोशिएशन से ये थोड़ा बहुत प्राइस कम करा सकता है फ्रॉम द चाइनीज़ इम्पोर्टर, लेकिन ये लो कॉस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। हाँ, लो कॉस्ट सेलर ज़रूर है, ये अपना मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ करके लो कॉस्ट पे सेलिंग ज़रूर करा रहा है, जो कि मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। खैर ये मार्केट को कैप्चर करने के लिए कर रहा है, पर जो भी है, तो यहाँ पे ना ये लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है ना ही लो कॉस्ट सेलर है, अगर कंपेयर करें अनऑर्गेनाइज मार्केट से भी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है सफारी का केस में। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको विद वीआईपी या सैमसोनाइट से, तो काफ़ी कम है। और एक चीज़ कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी भी कंपनी का, किसी भी लगेज कंपनी का
तभी बनता है जब उसका कोई प्रोडक्ट बिकता है। अगर मान लेते हैं कि हम 5 प्रोडक्ट बेचते हैं, हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज 2 अलग-अलग है। अगर हम इसका 5 प्रोडक्ट बेचते हैं, उसमें लगभग 2 वैरायटी है, मतलब हर प्रोडक्ट का 2 वैरायटी, 5 प्रोडक्ट हुआ उसका 2 वैरायटी मतलब 10। और अगर सॉफ्ट लगेज हार्ड लगेज 2 अलग-अलग बेच रहे हैं तो 20 प्रोडक्ट हम अगर रखेंगे तब जाके हम कहीं ना कहीं मार्केट को सर्व कर पाएंगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर तभी प्रोडक्ट रखेगा जब उसको मार्जिन बढ़िया मिले और उसका प्रोडक्ट जो भी कंपनी का वो प्रोडक्ट रखा है, वो लगेज रखा है, वो बिके। तो इस केस में हम देखें तो हम अगर स्कटल बट करके, मतलब अगर हम मार्केट में जाकर चेक करते हैं कि इसका प्रोडक्ट मार्केट में है या नहीं है, तो आपको बहुत जगह इसका प्रोडक्ट मिलेगा, बहुत जगह नहीं भी मिलेगा, क्योंकि इसका ब्रांड रिकॉल अभी बहुत कम है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दूसरे का, तो किसी नया प्लेयर का एंट्री का, तो यहाँ पे ये बैरियर क्रिएट करता है, क्योंकि नया प्लेयर जब भी आएगा तो कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी रिटेलर है वो उसको अपने पास शुरुआत में तो नहीं रखेगा, क्योंकि बहुत हाई उसको स्पेस देना पड़ता है, प्लस मार्जिन और प्रोडक्ट बिकना चाहिए। ये सब बहुत सारा फैक्टर है जो कि मैटर करता है जब हम रिटेलिंग बिजनेस करते हैं लगेज का। तब यहाँ तक मैंने आपको बताया बिजनेस मॉडल में मैंने जो मेजरली बताया वो बताया कि प्रोडक्ट रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है और कहाँ कहाँ से बेच रहा है। फिर मैंने बताया कंपटीशन, फिर मैंने बताया प्राइस में कंपटीशन, फिर थोड़ा बहुत मैंने लगेज इंडस्ट्री के बारे में बताया, जो स्टोरी हमेशा घूमता है मार्केट में अबाउट द लगेज इंडस्ट्री। फिर लास्टली मैंने बताया रिप्लेसमेंट साइकिल और मोड के बारे में। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंसेक्यूटिवली कुछ ईयर्स में गिरता आया है, जो काफ़ी मुझे ख़राब लगा, बिकॉज मैनेजमेंट का वर्किंग जो कैपिटल है वो हमेशा घट जाता है, जिसके वजह से मैनेजमेंट को कंटिन्यूस अपना शेयर को बेचना पड़ रहा है और हमेशा एक्विजिशन भी कर रहा है। एक एक्विजिशन किया है जिसकी वजह से उसको अपना इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ा था 2015 में, 2014 में डाइल्यूट करना पड़ा था। तो मैनेजमेंट कंसेक्यूटिवली अपना इक्विटी को डिक्रीज़ करता आ रहा है, जो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। और जहाँ तक बात है रेमुनरेशन का, मतलब सैलरी का, तो सैलरी का बात करें तो सैलरी काफ़ी हाई मुझे लगता है एज कंपेयर करें हम किसी और बिजनेस का। और अदर्स को जो कि CFO है उनको भी 1.4 करोड़ मिलता है और सेक्रेटरी को 20 लाख, जो मुझे काफ़ी हाई लगता है। मैनेजमेंट के खिलाफ मुझे कोई ख़ास बड़ा केस नज़र नहीं आया, या फ्रॉड या चीटिंग का कोई मामला नज़र नहीं आया। चाहे ये सुधीर जतिन का बात करें या किन्हीं और का बात करें, मैनेजमेंट में जो भी है, जैसे कि विनीत पोद्दार हुए या सेक्रेटरी रमेश शेख हुए, इनके बारे में भी अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको कुछ खास नहीं मिलेगा केसेस, या फ्रॉड के बारे में कोई केसेस नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे शेयर करें, ताकि मैं भी जानूँ, कि मैं आपसे भी चाहता हूँ कि मैं भी सीखूँ। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल का। अगर मैनेजमेंट का लाइफ स्टाइल का बात करें तो मैनेजमेंट कभी भी पब्लिक में आके बहुत सारा लेविश वर्क कर रहे हैं, इनके बारे में शो ऑफ नहीं करते। चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया देख ले, आपको उतना कुछ खास शो ऑफ दिखेगा नहीं है, बस अपना देखने का तरीका होता है। आपको कुछ में भी हो कि मुझे दिखता हो लाइफ स्टाइल में कुछ अलग दिखता हो, कि कहीं घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो सोशल मीडिया या गूगल करने से उतना कुछ खास पता चला नहीं। अगर आपको कुछ पता चलता है तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी बताएं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में मैंने मोस्टली 4 चीज़ों के बारे में बताया: शेयर होल्डिंग पैटर्न, रेमुनरेशन, कितना सैलरी लेते हैं, केसेस है या नहीं है, और लाइफ स्टाइल कैसा जीते हैं मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं मोस्टली 2-4 टर्म को ही डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 2-4 वर्ड नहीं होता है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बहुत सारा चीज़ समझना होता है, जो आप जैसे समझना चाहें समझ सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसको उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ कि क्या कंपनी 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा। अगर बैंकरप्ट का बात करें तो कंपनी के पास इतना ज़्यादा डेट नहीं है कि वो बैंकरप्ट डेट के वजह से हो, और कंपनी कंटिन्यूस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, तो ऐसा देख के नहीं लगता है कि डेट के वजह से बैंकरप्ट होगा। जहाँ तक बात है सडन चेंज का, तो कंपनी में सडन चेंज ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, बिकॉज ये नॉर्मल लगेज बिजनेस है, तो इसमें सडन चेंज क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक लगेज आ जाएगा। तो मैनेजमेंट इतना कॉम्पिटेबल लगता है कि वो चेंज के साथ अपने आप को अडाप्ट कर लेगा। और बात करें कंपटीशन का, तो कंपटीशन की वजह से तो ये मार्केट उल्टा कैप्चर करता जा रहा है धीरे धीरे, VIP से, सैमसोनाइट से और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से भी। तो कंपटीशन की वजह से तो इनका बैंकरप्सी मतलब 5 से 6 साल में बंद कंपनी होने नहीं वाला। तो यहाँ तो हम लोग को पता चल गया कि 5 से 6 साल कंपनी बंद नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट में हुआ करता था, जो अभी बढ़ के डबल डिजिट में हो गया है। अगर इक्विटी डाइल्यूशन का हम बात करें तो मैनेजमेंट कंटिन्यूस इक्विटी डाइल्यूट करता है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी में जो नीचे इक्विटी होता है वो कंटिन्यूस बढ़ता आया है। तो
यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है अपने रिटर्न को, ताकि वो रिटर्न ऑन इक्विटी को डबल डिजिट में रख सके। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को डबल डिजिट में रखा है। जहाँ तक बात है डेट का कि क्या डेट लेके कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ा रहा, तो कंपनी के पास वैसा कुछ खास डेट भी नहीं है। कंपनी का कांस्टेंट डेट है जो कि लगभग 0.3 के पास, मतलब डेट टू इक्विटी लगभग 0.34 के आसपास कंटिन्यूस मेंटेन्ड है। तो डेट लेके नहीं लगता है कि कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को अपना बढ़ाया है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि कंपनी जो ओवरऑल कैपिटल कंपनी को मिला है उसमें कितना रिटर्न कमा रहा है। अगर सफारी के केस में देखें तो ये 12% से उठ के लगभग 20% के आसपास चला गया, जो काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे। अगर डेट टू इक्विटी का बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डेट टू इक्विटी एक समय कंपनी का काफ़ी हाई चला गया था, लगभग 3-4 के आसपास पहुंच गया था 2014-15 में, जब कंपनी अक्वायर किया था दूसरे बिजनेस को। लेकिन अभी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 के आसपास है। वो लगभग फ्लक्चुएट करता रहता है, इसी के आसपास रहता है, 0.3 0.4 के आसपास। तो मुझे ये मैनेजेबल लिमिट लगता है, जो मुझे उतना हाई नहीं लगता। अब अगर बात करें मार्जिन का, तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको 4% से उठा के 10% के आसपास ले गया है। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो जो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर वीआईपी का बात करें या सैमसोनाइट का, तो सैमसोनाइट का तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर वीआईपी का बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 1% से लेके अभी बढ़ के हो गया लगभग 5% के आसपास है। लेकिन अगर यही वीआईपी का हम देखें तो लगभग 10% के आसपास में वीआईपी का है। अगर कंपेयर किया जाए सफारी से तो काफ़ी हाई है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का मार्जिन भले कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रोडक्ट है उसको सस्ते दामों पे दे रहा है और क्रेडिट भी यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हम देखें कि वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मैनेजमेंट को, और वो अपने इक्विटी को डाइल्यूट कर रहा है जिसकी वजह से। तो ऐसा आपको कहानी खोजना है। अब देखते हैं कि क्या कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा जनरेट कर रहा है, क्या उसी से वो अपना सारा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का एक्टिविटीज़ कर रहा है या नहीं। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रहा है, अपने मेन ऑपरेशन से नॉर्मली जनरेट कर रहा है, लेकिन जो फ्लो ऑफ कैश है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश जनरेट होना चाहिए उतना एफिशिएंटली जनरेट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि कंपनी क्रेडिट में भी बहुत सारा सामान बेच रहा है। कहने का मतलब कि जो वेंडर से वो कोलिब्रेशन कर रहा है उसको सामान तो दे रहा है, लेकिन उसका जो पैसा है पेमेंट उठा रहा है वो थोड़ा लेट से उठा रहा है, ताकि जो वेंडर है उस पर ट्रस्ट करे और उसका प्रोडक्ट बेचवाए। तो यह आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से देख के पता चल जा रहा है कि कंपनी को उस हिसाब से कैश का कलेक्शन नहीं हो रहा है जिससे वो अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ स्मूथली कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये स्टार्टिंग फेज है कंपनी का, इन ग्रोथ फेज में है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनियाँ जो भी ग्रोथ फेज में रहते हैं वो अक्सर स्टार्टिंग फेज में ऐसे ही करते हैं, सस्ते प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो ऐसे ही करते हैं और धीरे धीरे जाके वो अपना मार्जिन को बढ़ाते हैं जब उनका कैश फ्लो ठीक होने लगता है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत डिविडेंड का। अगर डिविडेंड का बात करें तो कंपनी बहुत इरेगुलरिटी से डिविडेंड दिया था, लेकिन 2015 के बाद अगर देखें तो कंपनी 2015 से लेकर 19-20 तक कंटिन्यूस डिविडेंड पेमेंट करता आया। तो मुझे यहाँ पे कुछ ठीक लगता है अगर जब मैनेजमेंट कंटिन्यूस डिविडेंड पे करता है तब। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी इस वैल्यूएशन पे ख़रीदने लायक है या नहीं है। तो मैं यहाँ आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊँगा, बस आपको ये बता दूँ कि इसका फ्री कैश फ्लो, सफारी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, जिसके वजह से मुझे इसका मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, जिसकी वजह से इसका ऑनर्स अर्निंग निकालना मेरे लिए मुश्किल था। कहने का मतलब कि निकल ही नहीं सकता, बिकॉज उनका जो फ्री कैश फ्लो उसी से निकालते थे हम, तो वो निकल पाना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी इस वैल्यूएशन में ख़रीदने लायक है या नहीं है। अगर सफारी के केस में देखें तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी जो भी एक साल में ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उसमें अगर हम कैपेक्स जो भी खर्च कर रहा है उसको अगर हटा दे तो वो ऑनर्स का पहला पैसा कहलाता है। तो सफारी के केस में ये नेगेटिव है, जो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन मैं ये भरोसा कर सकता हूँ कि कंपनी इज़ इन द ग्रोथ फेज। तो जो भी कंपनी ग्रोथ फेज में होता है उसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होता ही होता है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब उसके पास कैश आने लगता है तब उसका फ्री कैश फ्लो दिखता है। तो फ्री कैश फ्लो से ऑनर्स अर्निंग निकालना, मतलब कंपनी किस वैल्यूएशन में ख़रीदना चाहिए, निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर पी के टर्म में देखें तो पी के टर्म में देखते हैं तो लगभग अगर हम प्रॉफिट मानते हैं कंपनी का 40 करोड़, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो लगभग 40 करोड़ के हिसाब से अगर हम उसको 20 का मल्टीपल दें तो लगभग 800 करोड़ आता है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये रफ कैलकुलेशन, इसको फेस वैल्यू पर नहीं लीजिएगा, बस वैल्यूएशन देखना था तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पी के टर्म में देखा जाए तो कंपनी का वैल्यू लगभग 800 करोड़ के आसपास ठीक ठाक रहता, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, लेकिन 800 करोड़ के आसपास कंपनी आया था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फार्मूला को यूज करते हैं। बहुत सा फार्मूला है कैलकुलेशन करने का कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है।
मैं इनमें से कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। मैं यूज करता हूँ कि अगर कंपनी बढ़िया है तो मैं उस पर उसी टाइम पे इन्वेस्ट करता हूँ, बस वो उसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई ना हो तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको सफारी के बारे में सारा एनालिसिस दे दिया हुआ होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे इन्वेस्ट करें या नहीं करें। मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा रिसर्च करें और आप जो भी पॉइंट्स आपको मिलता है मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें ताकि मैं भी समझ पाऊँ आपके रिसर्च से। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।